सुप्रभात बच्चों, आपका आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसे पढ़ने के बाद आज हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा मिल जाएगी। बच्चों, अक्सर आपने आपके आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में अगर कोई छोटी सी तकलीफ़, छोटी सी परेशानी आ जाती है तो बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, डर जाते हैं और हार मान लेते हैं और हमेशा अपने दुख का रोना रोते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बच्चों, आपने ऐसे भी व्यक्तियों को देखा होगा जिनके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी तकलीफ़, बड़ी से बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ से, अपनी मुसीबत से उबर कर उसका सामना करके निडरता के साथ, पूरे साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से परिचित करवाना चाहूँगी जिनके जीवन में बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें आने के बावजूद उन्होंने निडरता से उसका सामना किया और ऐसे साहसिक कार्य किए कि आज संपूर्ण विश्व उनकी सराहना करता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कौन कौन है वो लोग। तो बच्चों, आपके सामने ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, मुझे उम्मीद है आप उन्हें पहचानते हैं। इनका नाम स्टीफन हॉकिंग है। ये एक वैज्ञानिक है। बच्चों, इन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसके चलते इनकी शरीर की जो मांसपेशियां है, जो नसें हैं, वो कमज़ोर हो गई थी। ये एक तरह का लकवा होता है। इस बीमारी के दरमियान व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। इस बीमारी का नाम है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये इससे पीड़ित थे। बच्चों, इसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी इन्होंने शोध का काम नहीं छोड़ा। शोध, रिसर्च, खोज। इन्होंने ब्लैक होल और स्पेस टाइम के सिद्धांतों आदि पर शोध किया। बच्चों, आप समझ सकते हैं ये इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित थे जहाँ पर इनके शरीर की जो मांसपेशियाँ है इतनी कमज़ोर हो गई थी कि ये कोई भी कार्य खुद से नहीं कर पाते थे। बावजूद इसके इन्होंने इतने बड़े बड़े शोध किए, खोज किए। आइए हम इस बीमारी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस बीमारी का नाम है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इस विकार के कारण ऊपरी और निचले गतिजनक न्यूरॉन के आश्रय के कारण पूरे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर तथा अपक्ष हो जाती है। प्रभावित व्यक्ति अंततः स्वैच्छिक गतिविधियों को परिवर्तित और नियंत्रित करने की क्षमता खो बैठते हैं। अर्थात जिस भी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी होती है, वह व्यक्ति कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। वो उस पर नियंत्रण खो बैठता है। नियंत्रण यानी कंट्रोल, वह कार्य नहीं कर सकता है। ये तो बच्चों हमने जाना स्टीफन हॉकिंग के बारे में। आइए चलते हैं, हम एक और व्यक्ति से परिचित होते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। बच्चों, इन्हें आप बखूबी जानते होंगे। यह पेशे से नर्तकी हैं। इनका नाम सुधा चंद्रन है। बच्चों, इनके जीवन में भी एक दुर्घटना घट गई थी जिसके कारण इनकी एक टांग को काटा गया और बाद में कृत्रिम टांग यानी आर्टिफिशियल लेग, कृत्रिम यानी मानव निर्मित, मैन मेड होने पर भी इन्होंने नृत्य के नाम में नाम कमाया। टीवी सीरियल से फिल्मी दुनिया तक विभिन्न किरदार निभाए। बच्चों, इन्होंने ना सिर्फ नृत्य में अपना नाम कमाया, साथ ही साथ इन्होंने टीवी सीरियल और फिल्मी दुनिया में भी अनेक किरदार निभाए। यह जो है भारत का एक बहुत ही मशहूर और जाना माना चेहरा है। इन्होंने अपने जीवन में आई कमी से निडरता से लड़ करके उसका सामना किया और आज एक मशहूर नर्तकी और मशहूर टीवी सीरियल में काम करती हैं। तो बच्चों, ये तो हमने दो व्यक्तियों के बारे में जाना। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हम एक ऐसी ही व्यक्ति से परिचित होंगे, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में आई दुखों और तकलीफ़ों का जो है पूरे बुलंद हौसलों के साथ सामना किया और वो उससे आगे बढ़ी। तो बच्चों, पाठ में आए
कुछ नए शब्दों से हम परिचित हो जाते हैं, फिर हम पाठ शुरू करते हैं। प्रसंग, अवसर, घटना, कृत्रिम, मैंने आपको पहले ही बताया, मानव निर्मित, अदम्य यानी न दबने वाला, लाचार, मजबूर, अपनी इच्छा अनुसार काम ना कर पाना। तो बच्चों, हमने इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ जान लिए। अब हम पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, पाठ का नाम है साहसी कन्या। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। हम दैनिक जीवन में हिम्मत से काम लेने वाले लोगों के किस्से और प्रसंग सुनते रहते हैं। आइए, आज हम एक ऐसी साहसी कन्या से मिलते हैं जिसने अपनी संकल्प शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाली इस कन्या का नाम है अरुणिमा सिन्हा। बच्चों, आपको मैंने पहले ही बताया, अदम्य, अदम्य यानी जिसे कभी न दबाया जा सके, यानी ऐसा साहस जो किसी भी परिस्थिति में दब नहीं सकता। ऐसी कन्या जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। आप में से बहुत से बच्चे इनके बारे में जानते होंगे। आइए हम इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। अंबेडकर नगर की शाहजादपुर इलाके में पंडा टोलर नामक एक मोहल्ला है। वहीं अरुणिमा सिन्हा एक छोटे से मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। अरुणिमा बचपन से ही वॉलीबॉल की शौकीन थी। बचपन से उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि वह भारत को वॉलीबॉल के खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सके। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल। तो वह छठी कक्षा से ही इसी जुनून के साथ पढ़ाई कर रही थी। जुनून, किसी चीज़ को पाने की चाहत और उसे पाने के लिए हर तरह के प्रयत्न, हर तरह की कोशिश करना। तो बच्चों, यहाँ पर जो है वो छोटे से शहर में अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी और बचपन से ही वो वॉलीबॉल की शौकीन थी। और उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि वो बड़े होकर के वॉलीबॉल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिला सके, जिसके लिए वो छठी कक्षा से ही इसी जुनून के साथ पढ़ाई कर रही थी। समय गुजरता गया। अब अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। तभी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। यही वह घटना थी जिसके चलते अरुणिमा ने नए कीर्तिमान रचे। बच्चों, अब वो बड़ी हो गई थी और वो राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेला करती थी। राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल। अब उनके जीवन में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन तभी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई और उन्होंने अपने जीवन में नए कीर्तिमान रचे, यानी नई कामयाबियों को हासिल किया। तो आइए देखते हैं हम ऐसा क्या हुआ था उनके जीवन में। यह बात सन 2011 की है। बच्चों, ध्यान रहे यह कब की बात है। यह बात सन 2011 की है, जब अरुणिमा रेल के जनरल कोच में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान कुछ बदमाश ट्रेन में दाखिल हुए। उन्होंने भीड़ में से किसी यात्री के सोने की चेन खींचने का प्रयास किया। अरुणिमा को जब इस बात का पता चला, तब उसने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने विरोध का बदला लेने के लिए अरुणिमा को उठाकर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इससे न सिर्फ अरुणिमा के कूल्हे में गंभीर चोट लगी, बल्कि अरुणिमा का बायां पैर भी पटरियों के बीच आ गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। बच्चों, आपको इनके साहस का पहचान तभी कर लेनी चाहिए जब कुछ बदमाश एक यात्री के सोने की चेन खींचने का प्रयास कर रहे थे और अरुणिमा ने उनका विरोध किया, उन्हें रोकने का प्रयास किया। आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि वह कितनी निडर और साहसी थी, और क्योंकि उनकी इस वजह से बदमाशों को यह बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी और उन्होंने उन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बच्चों, जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया तो वह दूसरी पटरी पर जा गिरी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चलती हुई ट्रेन से अगर किसी को फेंक दिया जाए तो उसके साथ कितना बुरा हश्र हो सकता है। ठीक वही हुआ इनके साथ में। इनका जो बायां पैर था वो पटरियों के बीच में आ गया
और ऐसा था कि वो जब पटरी पर गिरी तो उन्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी कि वो वहाँ से उठ भी नहीं पा रही थी। और इसी बीच दूसरी पटरी पर जहाँ वो गिरी थी उस पर से भी एक रेल गुजरी, और जिसकी वजह से उनका जो बायां पैर था वो लगभग पूरी तरह से कट गया था। अरुणिमा रात भर पटरियों पर अपने जख्मी पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। सुबह के नज़दीकी लोगों को इस दुर्घटना के बारे में पता चला तो वे अरुणिमा को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में ले गए। चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे तुरंत हवाई जहाज़ से दिल्ली ले जाया गया और नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ के डॉक्टरों को अरुणिमा की जान बचाने के लिए उसका बायां पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा। अरुणिमा लगभग 4 महीने तक अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही। ज़िंदगी और मौत की इस जंग में अरुणिमा विजयी हुई और फिर डॉक्टरों द्वारा उसके बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। बच्चों, जब वो रात भर पटरियों पर पड़ी रही, क्योंकि वो इलाका काफ़ी दूर दराज का था, इसलिए उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी और वो इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी कि वो खुद से कुछ नहीं कर पा रही थी। सुबह जब नज़दीक के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने जो है बिल्कुल भी देरी नहीं की और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। लेकिन क्योंकि दूर दराज के गाँवों में, इलाकों में इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते और उन्हें काफ़ी गंभीर चोट लगी थी, इसीलिए उन्हें तुरंत हवाई जहाज़ से दिल्ली ले जाया गया। और दिल्ली के कौन से अस्पताल में? एम्स अस्पताल में। बच्चों, आप सभी इस अस्पताल के बारे में अच्छे से जानते होंगे, यह काफ़ी मशहूर अस्पताल है दिल्ली का। इन्हें वहाँ भर्ती कराया गया और क्योंकि हम सभी जानते हैं उन्हें काफ़ी पहले चोट लगी हुई थी, रात भर वो पटरियों पर जो है ऐसे ही पड़ी रही, तो जिसमें उनका काफ़ी शरीर का काफ़ी खून बह गया था और शरीर इतना ज़्यादा उनका पैर जख्मी हो गया था कि शरीर में जहर फैलने का डर था। और जिस वजह से डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनका जो बायां पैर है, बायां यानी लेफ़्ट पैर, बायां पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा। और अरुणिमा लगभग 4 महीने तक उसी अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही और इस जंग में फिर बाद में वो विजयी हुई। जब वो ठीक हो गई तो बच्चों तब उन डॉक्टरों ने उन्हें उनके जो बायां पैर है वहाँ पर उन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे उसे जोड़ दिया। बच्चों, कृत्रिम पैर मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, कृत्रिम यानी मैन मेड आर्टिफिशियल लेग। ठीक है। अरुणिमा को देखने के लिए लोग अरुणिमा को देखने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। परिवार वाले और रिश्तेदारों की दृष्टि में अब वह कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। उन्हें अरुणिमा की हालत पर दया आती, किंतु अरुणिमा लोगों द्वारा दिखाई जाने वाली दया से मुक्ति पाना चाहती थी। उसने मन में यह संकल्प किया कि वह कोई ऐसा काम करेंगी जिससे लोग उसे दया की दृष्टि से देखना छोड़ दें। डॉक्टर भी अरुणिमा को आराम करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन उसने अपने हौसले में कोई कमी नहीं आने दी। वह किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। बच्चों, जब कोई आम इंसान भी अगर किसी को आम सी दुर्घटना भी हो जाती है तो भी लोग उसे अस्पताल देखने के लिए पहुंचते हैं। और ये तो राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, तो इन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में आने लगे। और जब भी कोई भी इंसान इन्हें देखता तो उन्हें जो है सहानुभूति की नज़रों से देखता। उनकी नज़रों में अब ये विकलांग हो चुकी थी। विकलांग यानी हैंडीकैप, जो शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाते हैं, फिजिकली डिसेबल। तो अब लोग उन्हें ऐसी नज़रों से देखते और लोगों को अरुणिमा के ऊपर दया आती। लेकिन अरुणिमा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई भी उन पर दया दिखाए, कोई भी उनके साथ सहानुभूति जताए या उन्हें कमज़ोर और लाचार समझे। इसीलिए उन्होंने मन में यह संकल्प किया यानी ठान लिया, निश्चय कर लिया कि वह कोई ऐसा काम करेंगी अपने जीवन में जिसकी वजह से लोग उन्हें इस सहानुभूति नज़रों से देखना छोड़ दें, लोग उन्हें लाचार और बेबस समझना छोड़ दें और जो है
उन्होंने अपने जीवन में ऐसा करके भी दिखाया। अरुणिमा इलाज के बाद जब घर लौटी तब उसने कटे हुए पैर से माउंट एवरेस्ट पर जाने की योजना बनाई। इसके बाद उत्तरकाशी के नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान में दाखिला लिया। भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता सुश्री बचेंद्री पाल के मार्गदर्शन में कठोर शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक अभ्यास के बाद वह सबसे पहले लद्दाख के 21,110 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने में सफल हुई। बच्चों, जब वो अस्पताल से घर लौटी तब क्योंकि उनके मन में चल ही रहा था कि वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि लोग उन्हें लाचार और बेबस समझना छोड़ दें, तब उन्होंने योजना बनाई कि वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे। बच्चों, ये नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान ये एक ऐसा संस्थान है जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोगों के लिए सब कुछ उनकी मदद करता है, उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, उन्हें हर तरह की जो है उनसे अभ्यास करवाता है ताकि वो आसानी से पहाड़ों पर चढ़ सकें। भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इनसे परिचित होंगे। भारत की ये सुश्री बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं से प्रेरणा लेकर, इन्हीं से अभ्यास लेकर के उन्होंने कठोर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं भावनात्मक रूप से काफ़ी अभ्यास किया, और उसके बाद वो सबसे पहले लद्दाख के, कहाँ बच्चों, लद्दाख, और 21,110 कितनी ऊंचाई, 21,110 21,110 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने में सफल रहे। बच्चों, आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा आप। उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं चढ़ी थी, वो सबसे पहले लद्दाख के पहाड़ों पर चढ़ी थी जिसकी ऊंचाई 21,110 थी। इस सफलता से अरुणिमा का उत्साह बढ़ गया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की व्यवस्था और शेरपा तेन सिंह की सहायता से दिनांक 19 मई 2013 को वह अवसर आ ही गया जिसका अरुणिमा को लंबे समय से इंतज़ार था। सोमवार की शाम लगभग 6 बजे वह अपने कैंप से आगे बढ़ी। हड्डियों को कपा देने वाली बर्फ, ठंडी हवा और अंधेरे को चीरती हुई अरुणिमा लगातार ऊपर चढ़ती गई। मंगलवार की सुबह 10:55 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। काठमांडू से प्रारंभ हुई इस यात्रा में उसे 52 दिन लगे। उसकी इस सफलता पर भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता सुश्री बचेंद्री पाल ने उसे बधाई दी। दिल्ली के जिस अस्पताल में उसका इलाज हुआ था वहाँ के डॉक्टर इस खबर को सुनकर स्तब्ध रह गए। बच्चों, जब उन्होंने लद्दाख के पहाड़ों पर की चढ़ाई की, इसके बाद उनके मन में जो उत्साह था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब इसके बाद वे कहाँ गई, उन्होंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की मदद ली। बच्चों, ये एक ऐसी संस्था है जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करता, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करता है। शेरपा आप गाइड कह सकते हैं। पहाड़ों पर जो भी व्यक्ति चढ़ता है तो उनके लिए उन्हें एक शेरपा दिए जाते हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी मदद से लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो इनके शेरपा का नाम था तेन सिंह। इनकी सहायता से 19 मई 2013, बच्चों आपको मैं फिर से याद दिला दूं, इनके साथ जब ट्रेन में दुर्घटना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और आप आज का ये दिन देखिए 19 मई 2013, यानी दो साल के भीतर, जिसमें से 4 महीने उन्होंने अस्पताल में काटे, उसके बावजूद उन्होंने दो साल के भीतर ही वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के पहले उन्होंने लद्दाख के 21,110 फीट की ऊंचाई पर भी चढ़ने में वो
सफल हुई। बच्चे, आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी और इनके हौसले कितने ज़्यादा बुलंद थे। अगर आप या हम होते, आप या मैं होते, तो मुझे ऐसा लगता है हमें न जाने कितने साल तो सिर्फ इस सच को अपनाने में लग जाता कि हमारे एक पैर कट गए हैं, और हम अपने दुख का रोना ही रोते, और न जाने कितने साल लग जाते इस दर्द से उभरने में। और एक अरुणिमा सिन्हा है जिन्होंने 2 साल के भीतर ही 2 जगह की चढ़ाई चढ़ ली थी। उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई सोमवार की शाम को शुरू की थी। कितने बजे? लगभग 6 बजे। ठीक है। और जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी उस समय का जो वातावरण था वो ऐसा था कि वो हड्डियों को भी कपा देने वाला था, यानी शरीर की हड्डियां भी शिविर करने लगी, ऐसा उस समय का वातावरण था। लेकिन अरुणिमा लगातार ऊपर चढ़ती गई और मंगलवार की सुबह 10:55 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जब ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रही थी, जब इन्होंने सोमवार की शाम को चढ़ना शुरू किया, तो बीच में एक ऐसा समय आया कि उनका जो ऑक्सीजन था वो ख़त्म हो गया था और उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और साथ ही साथ उनका जो कृत्रिम पैर था, जो आर्टिफिशियल लेग था, वो भी बीच रास्ते में छूट गया और अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। तो उस समय जो उनके जो शेरपा थे, तेन सिंह, उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन अरुणिमा सिन्हा बिल्कुल भी नहीं रुकी और वो आगे बढ़ती गई। और उसी बीच वहाँ पर एक विदेशी नागरिक था जिसके पास 2 ऑक्सीजन था। अरुणिमा सिन्हा को उस नागरिक ने वो ऑक्सीजन दे दिया और उस ऑक्सीजन के सहारे वो एवरेस्ट की चोटी पर अपने पैरों को घसीटते हुए वो चढ़ी थी। बच्चों, आपको मैं बता दूं, इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी काठमांडू से। मुझे उम्मीद है आप काठमांडू के बारे में जानते होंगे, यह नेपाल की राजधानी है। तो उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू से इस यात्रा की शुरुआत की थी और उन्हें इसे पूरा करने में पूरे 52 दिन लगे थे। और जब ये सफल हुई तो उन्हें सबसे पहले भारत की जो पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी, सुश्री बचेंद्री पाल, उन्होंने बधाई दी। और इसके साथ साथ बच्चों, आपको याद होगा कि इनका जो इलाज हुआ था वो दिल्ली के अस्पताल में हुआ था। तो जब दिल्ली के डॉक्टरों को यह पता चला कि जिस लड़की के पैर उन्होंने काटे थे, जो लड़की 4 महीने तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, आज वो लड़की ने 2 साल के भीतर ही उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली। और इस खबर को सुनकर वे स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना साहसी और दृढ़ निश्चयी हो सकता है। अरुणिमा यहीं नहीं रुकी, उसने अभावों के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों के जीवन में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का निश्चय किया। इस क्रम में अब तक वह अफ्रीका के किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। बच्चों, उनका सफ़र खाली माउंट एवरेस्ट तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी कामयाबी और अपनी सफलता की शुरुआत माउंट एवरेस्ट से की। उन्होंने सोचा कि ऐसे लोग जो अभाव में जी रहे हैं, अभाव यानी कमी, और मतलब किसी कमी के चलते वे निराशापूर्ण जीवन जी रहे हैं, यानी जिनके जीवन में जीने की कोई आशा ही नहीं बची है, जो पूरी तरह से अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे लोगों के जीवन में प्रेरणा और उत्साह जगाने का काम करूंगी। प्रेरणा, मोटिवेशन। तो उन्होंने सोचा कि वो ऐसे निराशपूर्ण जीवन जी रहे लोगों के जीवन में उत्साह जगाएंगी, और जिसके लिए उन्होंने फिर ये निश्चय किया उन्होंने कि वे दुनिया के सभी जो 7 महाद्वीप है ना, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स, तो जो 7 महाद्वीप है उनकी जो सबसे ऊंची चोटियाँ यानी जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं उन्हें वो लांघेंगी, यानी उन्हें वो पार करेंगी, उनकी चोटियों तक वो पहुँचेंगी। और उन्होंने इसका निश्चय किया यानी संकल्प लिया। और इस क्रम में वह अब तक अफ्रीका के किलिमंजारो
और यूरोप की एल्ब्रूस की चोटी पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता है, उसकी ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, तो अपने देश का झंडा लहराता है। और क्योंकि हमारे झंडे का नाम तिरंगा है, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने अफ्रीका के किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रूस चोटी पर जीत हासिल कर ली है। आपको फिर से याद दिलाओ बच्चों, उन्होंने लद्दाख की चढ़ाई चढ़ ली, उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली, उसके बाद अफ्रीका की किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रूस की चोटी पर भी वो चढ़ चुकी है, वहाँ पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। आप समझ सकते हैं बच्चों कि इनके हौसले कितने ज़्यादा बुलंद थे। अरुणिमा ने न केवल पर्वतारोहण में बल्कि आर्टिफिशियल ब्लेड रनिंग में भी अपनी धाक जमाई। आर्टिफिशियल ब्लेड रनिंग जो होती है, वहाँ पर भी उन्होंने अपने धाक जमाई, वहाँ पर भी उन्होंने अपना नाम किया और अपनी जीत हासिल की। हाल ही में चेन्नई में हुए ओपन नेशनल गेम्स पैरा में उन्होंने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इस बीच समय निकालकर वह उन्नाव के बेथर गांव में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद खेल अकादमी और प्रोस्थेटिक लिम्ब रिसर्च सेंटर के रूप में अपने सपने को आकार देने में जुटी हुई हैं। बच्चों, इसके साथ ही साथ उन्होंने चेन्नई में जो ओपन नेशनल गेम्स, जो पैरालंपिक्स के गेम्स होते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने 100 मीटर की दौड़ लगाई और वहाँ पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही साथ वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की खेल एकेडमी में भी लिम्ब रिसर्च सेंटर के रूप में काम कर रही हैं और अपना उनके जीवन को जो सपना है उसे आकार देने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, उसे कामयाब बनाने के लिए जुटी हुई हैं। दोस्तों, यदि हार मानकर और लाचार होकर अरुणिमा घर पर बैठ जाती, तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। अपना सारा जीवन उसे दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उसके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उसे टूटने से बचा लिया। मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों का अपने बुलंद हौसलों के साथ डट कर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है। हमें उससे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अगर जब उनके साथ ये दुर्घटना घटी थी, अगर वो उन्होंने तभी हार मान लिया होता और वो लाचार हो गई होती, तो आज इन्होंने जो जितनी भी सफलताएं हासिल की वो न कर पाती, बल्कि वो अपने ऊपर और अपने घर परिवार के ऊपर वो बोझ हो जाती और उन्हें भविष्य में हमेशा दूसरों के सहारे, दूसरों की मदद से ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती। लेकिन उनके जो हौसले थे वो बहुत बुलंद थे और उन्हें उनका जो आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, उसे टूटने से बचा लिया। बच्चों, मुश्किलें हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन वही इंसान विजयी होता है, वही इंसान जीत हासिल करता है जो उन मुश्किलों का सामना डट कर करता है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है, हमें उन पर गर्व है। हमें उससे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए और अपने जीवन में जो कोई भी तकलीफ़ और परेशानियां आती हैं उससे डट कर सामना करना चाहिए। अरुणिमा ने अपने साहसिक कार्यों से यह साबित कर दिया कि इंसान सच्चे दिल से चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा की इच्छा है कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करे, जिनमें से 4 उसने सफलतापूर्वक फतह कर ली है। अरुणिमा का कथन है। बच्चों, इनके कथन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल यह समझ लेते हैं। अरुणिमा ने जो साहस के कार्य किए, इससे उन्होंने दुनिया में साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है, चाहे वह औरत हो, आदमी हो या कोई विकलांग, या मतलब कोई शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति ही क्यों ना हो। अगर उसने ठान ली है तो वह ज़रूर अपने
लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। और अरुणिमा का यह कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता। बच्चों ध्यान से सुनिए, शरीर से विकलांग नहीं होता, यानी उस इंसान को हम विकलांग, अपाहिज नहीं कह सकते जो शारीरिक रूप से है, बल्कि ऐसे लोग विकलांग होते हैं जो मानसिक रूप से हैं, यानी जिन्होंने जो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, शारीरिक रूप से समर्थ है, लेकिन जो मन में हार मान लेते हैं, मुसीबत आई नहीं कि उससे भागने लगते, उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा। ऐसे लोगों को विकलांग कहना चाहिए, न कि वो लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी उनके शारीरिक रूप से कोई कमी आ गई है। अब अरुणिमा सिन्हा अपने बारे में कुछ कहती हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। उन्होंने अपने आप को बाज के रूप में देखा है, यानी ईगल के रूप में देखा है। वो कह रही हैं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, यानी अभी मैंने कहाँ कुछ किया है, अभी मेरे जीवन में मुझे बहुत सारी कामयाबी सफलताएं पानी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। परिंदा, पक्षी, खग, विहग, तो वो कह रही हैं कि अभी तो इस पक्षी के, अभी तो मेरी कोई भी, मैंने मुसीबतों का सामना किया ही नहीं है, मैंने कोई इम्तिहान दिए नहीं है, अभी तो असली इम्तिहान आने बाकी हैं, इम्तिहान, परीक्षाएं, एग्ज़ाम। तो वो कह रही हैं कि अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी जीवन में मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वो कह रही हैं अभी अभी तो मैंने बस थोड़ी सी ही कामयाबी हासिल की है, अभी तो मुझे जीवन की हर एक कामयाबियाँ पानी है जिसके बारे में मैंने सोचा है। वो कह रही हैं कि अभी तो मैंने कुछ ही सफलताएं जीवन में हासिल की हैं। हम अरुणिमा सिन्हा के आत्मविश्वास, हौसले और लगन का सम्मान करते हैं। हमें उनसे यह शिक्षा मिलती है कि संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। किसी ने सच कहा है, उड़ान पंखों से नहीं जज्बों से भरी जाती है। अरुणिमा सिन्हा के जज्बे को सलाम। बच्चों उड़ान पंखों से नहीं, यानी सुख सुविधाओं से नहीं होती है, बल्कि हमारे मन में, हमारे जज्बे में जो हमने ठान ली है कामयाबी, उससे मिलती है, ना कि हमारे जीवन में कितनी सुख सुविधाएं और कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है इसी के साथ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आइए इस पाठ के सारांश पे एक नज़र डाल देते हैं हम। पाठ का सारांश। अरुणिमा सिन्हा के जीवन की कहानी से हमने यह जाना कि साहस, सहानुभूति, संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। उन्होंने दुर्घटना होने के बावजूद जीने की अभिलाषा नहीं छोड़ी। बच्चों अभिलाषा, इच्छा, यानी उनके जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी, अगर कोई दूसरा इंसान होता तो वो जीने की उम्मीद ही छोड़ देता। माउंट एवरेस्ट पर और बाकी सातों महाद्वीपों की चढ़ाई के पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने की बात तो बहुत दूर है, वह जीवन जीने की आशा ही छोड़ देता और उस दुर्घटना से लड़कर न ही खुद को आत्मविश्वास से भरा, बल्कि ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम की तथा संसार की पहली माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली दिव्यांग महिला बनी। बच्चों याद रहे, सुश्री बचेंद्री पाल जो थी वो भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा जो है वो पूरे विश्व की, पूरे संसार की एक ऐसी दिव्यांग महिला है जिन्होंने सबसे पहले, दिव्यांग यानी मैंने बताया था आपको शारीरिक रूप से असक्षम, तो ऐसी शारीरिक रूप से असक्षम ऐसी महिला है जो उन्होंने संसार में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अरुणिमा की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि वो दिव्यांग होने पर भी दुर्घटना के 2 साल बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हैं, तो हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का साहस से सामना कर उन पर विजय, हर हाल में विजय पा सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ मुझे उम्मीद है
आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।